हेलो नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए बताया था। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के बाद मैंने चारगाफ रूल्स बताए थे आपको, और चारगाफ रूल्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में आपको मैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के क्वेश्चंस कराऊंगा। देन आफ्टर मैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा पहले, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के फीचर्स या फीचर्स के जो डेटा है आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर डेटा आपको और उसके फीचर्स आपको लर्न नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है आपको, पहले आपको वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए को एक बार रिवाइज कर लेना है। देन आफ्टर आपको बता दूं कि एक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डीएनए टॉपिक को बताया था, तो वहां पे मैंने बैक्टीरियोफाज या कुछ वायरसेस बताए थे। देन मैंने ह्यूमन हैप्लॉइड सेल्स एंड ई कोलाई सेल्स के डीएनए के बेस पेयर्स मैंने आपको बताए थे। वो जो बेस पेयर थे वो फिक्स थे, जैसे कि ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर्स है वो कांस्टेंट होगा, ऑलवेज नंबर ऑफ बेस पेयर्स कांस्टेंट होंगे। सिमिलरली ह्यूमन के अंदर भी क्या होंगे, बेस पेयर्स जो है डीएनए के वो कांस्टेंट होंगे, वो फिक्स होंगे। ठीक है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल्स मैंने बताया था वो वाले एग्जाम्पल्स अभी आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन सेल्स की, देन ई कोलाई सेल्स की। ह्यूमन हैप्लॉइड सेल्स का जो मैंने डेटा बताया था वो, और ई कोलाई में मैंने आपको जो बेस पेयर्स के नंबर बताए थे वो डेटा आपको यहाँ पे यूज करते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक फार्मूला बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? फार्मूला। और फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ डीएनए, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उनकी एक लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक फार्मूला है, आपके सामने दिख रहा है फार्मूला। फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स से, तो आपको डीएनए की लेंथ पता हो जाएगी। ठीक है, तो डीएनए की लेंथ निकालने के लिए ये दो वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स फाइंड आउट होना, देन उस केस में क्या होगा कि आपको लेंथ ऑफ डीएनए पता होना चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला है, और फार्मूला में जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से आपको कोई एक पॉइंट, अगर आपको कोई एक पार्ट आपको फाइंड आउट करना होगा तो रिमेनिंग पार्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। रिमेनिंग की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स पे है। ध्यान देना आप, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो किस पे है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स पे है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर वो है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। ध्यान देना होगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी डिप्लॉयड सेल्स की है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था वो हैप्लॉयड सेल्स का बताया था, और हैप्लॉयड सेल्स में मैंने बताया था 3.3 इंटू 10⁹ मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये आपका हैप्लॉयड सेल्स का है और ये डिप्लॉयड सेल्स का है। ठीक है, आप यहाँ ऐसे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड लिख के एक बार समझ सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, हमारा जो न्यूमेरिकल है अभी जो एनसीईआरटी में डिस्कस न्यूमेरिकल है उसमें डिप्लॉयड सेल्स की बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्लॉयड सेल्स को लेकर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है मैं ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्या है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, और इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। ठीक है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर जो है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर है। ठीक है,
ये जो वैल्यू है आपको मिला होगा जब आप वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे ये वैल्यू आपको मिली होगी और आपको ये लर्न करना होगा। इसमें आप हार्डली यूनिट्स चेंज कर सकते हैं या आपके जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो यूनिट चेंज करके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा तैयार रहिए कि यूनिट्स चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू तो वही होगी, सेम होगी, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 2.2 मीटर आएगा। आप जब इसका मल्टीप्लाई करके जब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.2 मीटर अप्रॉक्स आएगा। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको, आपके 12th के बुक्स में एनसीईआरटी के मिलेगा ये, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है वो है इक्वलाइज सेल से रिलेटेड, ठीक है। इक्वलाइज सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, मतलब कि ये वाला वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ ऑफ डीएनए भी पता होना चाहिए आपको और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या किया है कि ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है, आप देखना है एक बार 1.36 mm इक्वल टू, ठीक है, x मतलब कि आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स फाइंड आउट करने और देन ये जो वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर की, ये तो फिक्स है, मैंने बताया था कि वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के फीचर्स से लिया गया है ये वैल्यू, ठीक है। और ये आपको पता है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 × 10⁶ बेस पेयर आएगा। ये आपका इक्वलाइज सेल्स के डीएनए के बेस पेयर्स हैं, क्या है, बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कभी कभी आपको डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पे, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक पे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक में आपको बता दूं कि इसमें आपको साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है, तभी ज्यादा मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर। जैसे कि मैं आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल के स्टेजेस क्या हैं, सेल साइकिल में एम फेज के स्टेजेस क्या हैं, ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अमीनो एसिड का आइडिया होना चाहिए, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी के कुछ टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर हैं तो आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी में स्पेशली आपको प्रिपेयर होना चाहिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर है, इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। देन प्रोटीन का आइडिया होना चाहिए, प्रोटीन का जो अमीनो एसिड टॉपिक है ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें आपको अमीनो एसिड की लिस्ट पता होने चाहिए, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये पता होना चाहिए आपको। देन आफ्टर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये तो पता ही होगा कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है, ट्रू न्यूक्लियस, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अगर पता है तो आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल मैंने आपको आज बता दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद से आएगा आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में आएगा, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में जब आएगा तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कोई भी डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का डीएनए हो, उस पर चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है।
और नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है कि कोई भी चार्ज है वो अपने अपोजिट चार्ज से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और इंटरेक्ट होने के बाद वो स्टेबलाइज होने की भी कोशिश करेगा। जब आप प्रोकैरियोट के केस में डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और वो डीएनए को न्यूट्रलाइज करके न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना होगा। मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है, और डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद जब कोई स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डीएनए होगा वो लार्ज लूप के फॉर्म में होगा। ध्यान देना होगा, जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डीएनए है, डीएनए जो है उसका जो अरेंजमेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसा है, लूप के फॉर्म में है, ठीक है, लूप के फॉर्म में है। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी होगी, ठीक है। मैंने ये लाइन यहाँ मेंशन भी कर दिया है, एनसीईआरटी से मैंने ये लाइन लिया है। यहाँ आप देखो, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद द सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो उस प्रोटीन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास 11th में कि न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करते हैं किससे, न्यूक्लियस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में आपको मैंने बताया था क्लास 11th में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डीएनए होगा, ठीक है, और ये डीएनए कैसा होगा, लीनियर डीएनए होगा। देन साथ में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, ठीक है। और इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। मैंने प्रोकैरियोट के केस में क्या बताया कि डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो डीएनए है कुछ प्रोटीन से स्टेबलाइज हो रहा है, वो प्रोटीन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिस जगह पे स्टेबलाइज हो रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डीएनए है वो लूप के फॉर्म में, लार्ज लूप के फॉर्म में अरेंज है। और ये सारी बातें मैं किसके लिए बता रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियस के अंदर वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और उस टॉपिक को समझने के लिए आपको सेल साइकिल के स्टेजेस का आइडिया होना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि अलग अलग स्टेज में, सेल के अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होते हैं, दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। उसको मैं अभी डिटेल करने वाला हूँ। यूकैरियोट्स में जब आप न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो स्टेजेस के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल साइकिल के स्टेजेस के बारे में एक बार ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में आपको बता दूं, सेल साइकिल के दो मेजर फेज हैं। फर्स्ट फेज क्या है आपका, इंटरफेज है, ठीक है। एंड सेकेंड जो फेज है उसको बोलते हैं एम फेज, ठीक है। एम फेज में एम जो है वो माइटोसिस भी हो सकता है एंड मियोसिस भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, आपको प्रीवियस मतलब कि 11th में मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन थ्रेड लाइक होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा और जब डिफाइन करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में होगा, डीकंडेंस फॉर्म में होगा, ठीक है, इलोंगेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, इलोंगेटेड फॉर्म में होगा। और जब आप एम फेज के अंदर
जब आप न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपने थ्रेड लाइक दिखा वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे शॉर्ट कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और वो एक्चुअली में उसको बोलेंगे क्या, हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो क्या होगा, एक्चुअली में क्रोमेटिन होगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। क्रोमेटिन जो है सेल के स्टेजेस के बिहार पे इसके अंदर चेंज आता है। जब ये एम फेज में जाते हैं तो ये क्रोमेटिन्स जो है क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे शॉर्ट होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्ट और कंडेंस इसलिए होते हैं क्योंकि एम फेज में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के लिए जो है शॉर्ट और कंडेंस होना नेसेसरी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब आते हैं क्रोमेटिन्स पे। क्रोमेटिन्स को थोड़ा और डिटेल करते हैं। क्रोमेटिन्स में जब आप इसको ऑब्जर्व करना होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा, ठीक है। इसका डिटेल स्टडी करना होगा तो आपको क्या यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो आपको जो है जो स्ट्रक्चर दिखेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब कि थ्रेड लाइक होगा और उसमें क्या दिखेंगे आपको, स्ट्रिंग्स दिखेंगे आपको, और स्ट्रिंग्स में बीच बीच में आपको बीट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको, बीच बीच में ये बीट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। यही क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बना रखा है इसको आप कंसीडर करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और ये बीच बीच में क्या है, ये बीट्स हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये बीट्स क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। क्रोमेटिन्स के ये यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं क्रोमेटिन्स के। ये ध्यान देना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेल साइकिल के इंटरफेज स्टेज में थ्रेड लाइक डीकंडेंस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं। क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, एक स्ट्रिंग दिखेगी और बहुत सारे आपको बीट्स दिखेंगे। ये जो बीट्स हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स को आप बोलते हैं कि ये किसी भी क्रोमेटिन्स का रिपीटिंग यूनिट्स है। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स है, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये कैसे होता है, ठीक है। ये कैसे अरेंज होता है उसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम छोटा सा बनाना होगा। सपोज दैट एनसीईआरटी के डायग्राम में न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है। आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम में जो सर्कल देख रहे हैं, ब्लू सर्कल, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये होते हैं कोर प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कोर प्रोटीन होते हैं। और बेटर होगा इसको बोलना कि ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, कोर हिस्टोन प्रोटीन, कोर हिस्टोन प्रोटीन। और इसके साथ साथ साइड में कुछ अदर हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको H1 बोलते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये आपका कोर प्रोटीन हो गया और ये हो गया आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना होगा। और ये जो रेड आपको रिबन लाइक दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। ये डीएनए हेलिक्स है। और ये डीएनए हेलिक्स क्या किया है, इस कोर प्रोटीन को राइप किया है। क्या किया है, राइप किया है। ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आप इसको सपोज कर लीजिए कि ये हिस्टोन का कोर प्रोटीन है और इस पे क्या है, डीएनए इस तरीके से राइप है, ठीक है ना। अब आते हैं डीएनए के, एक डीएनए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होगा या डीएनए की जो भी लेंथ होगी उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होंगे वो 200 बेस पेयर होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
जो भी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि हिस्टोन कोर प्रोटीन का जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है उसको जो राइप किया हुआ डीएनए है, ठीक है, उसको राइप किया हुआ जो डीएनए है उस डीएनए की एक सर्टन लेंथ है, ठीक है, और उस लेंथ में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो क्या है, 200 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा हिस्टोन पे फोकस करते हैं। हिस्टोन में आपको बता दूं कि हिस्टोन में जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है, कोर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है बट आपको जानना चाहिए कि कोर हिस्टोन प्रोटीन में जो एक्चुअल प्रोटीन है उनके नेम क्या है। फर्स्ट जो हिस्टोन प्रोटीन है H2A, सेकेंड H2B, देन H3, H4, ये चारों प्रोटीन्स जो है कोर रीजन में है, दैट मीन्स कि इस सर्कल में है, ब्लू वाले सर्कल में, ठीक है। और ये सब के सब किस फॉर्म में होते हैं, डाइमर के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, डाइमर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और डाइमर इसका भी होगा, डाइमर इसका भी होगा, डाइमर इसका भी होगा और इसका भी होगा, सबका डाइमर फॉर्म होगा। तो ये जो हिस्टोन होगा वो क्या होगा, ऑक्टामर होगा। क्या होगा आपका, ऑक्टामर फॉर्म में होगा। आप बोल सकते हैं 2+2+2, ठीक है, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ऑक्टामर के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक बार फिर से मैं बता दूं, H2A डाइमर फॉर्म में, H2B डाइमर फॉर्म में, H3 अगेन डाइमर फॉर्म में, H4 अगेन डाइमर फॉर्म में। जब इनका टोटल करेंगे तो 8 होगा और 8 यूनिट होने के वजह से जो है इसको हम बोलते हैं कि ये जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है वो किस फॉर्म में है, ऑक्टामर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपके कोर प्रोटीन्स के बारे में हो गए। जो अदर एक प्रोटीन है जो कोर रीजन से बाहर है वो क्या है, H1 है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन है कि जो भी ये हिस्टोन प्रोटीन है, जो भी है, ठीक है, इसका जब आप बायोकेमिकल स्टडी करेंगे, बायोकेमिकल जब इसका स्टडी करेंगे तो इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे। क्या होंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया बेसिक अमीनो एसिड होंगे। बेसिक अमीनो एसिड में कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड होंगे, यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। ये जो दोनों नेम है ये बेसिक अमीनो एसिड के हैं, ये आपको लर्न करना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। ये कई बार एमसीक्यूज़ में पूछे गए हैं कि हिस्टोन प्रोटीन में जो बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आंसर होगा लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। और एक्चुअली में बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन के जो साइड चेन होते हैं, ठीक है, साइड चेन जो होते हैं जिसको आप आर ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर ग्रुप, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी 11th ओपन करिएगा। एनसीईआरटी 11th में जब आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको आर ग्रुप मिलेगा। ये जो आर ग्रुप होता है ये साइड चेन होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। जब आप डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स को स्टडी करेंगे, उनके केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो आपको साइड चेन हमेशा वेरी करता हुआ मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में 11th में आपने देखा होगा ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन का डायग्राम दिया है, वहाँ पे आर जो ग्रुप है वो बार बार चेंज हो रहा है। आर ग्रुप क्या है, साइड चेन है, और यहाँ पे जो साइड चेन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। दैट्स वाई इस अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे आप, बेसिक अमीनो एसिड, और इस पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके स्टेबलाइज करते हैं। ध्यान देना होगा, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन के अमीनो एसिड्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, डीएनए को एक बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है कि डीएनए स्टेबलाइज हो जा रहा है।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका डीएनए है यहाँ पे, ये डीएनए जो है स्टेबलाइज हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन से, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पे लाइसिन आर्जिनिन है और लाइसिन आर्जिनिन पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके और डीएनए को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आपने न्यूक्लियोसोम्स के बारे में अभी पढ़ा है, ठीक है, और न्यूक्लियोसोम्स में मैंने जो आपको डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए जो है राइप किया हुआ है, उस डीएनए के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है वो 200 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 200 बेस पेयर्स हैं। और ये टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स की वैल्यू है, ये भी ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि ये टिपिकल जब न्यूक्लियोसोम की बात होगी तब 200 बेस पेयर आपका कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ये। ठीक है। अब एक और प्रोटीन की बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोटीन है, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोटीन्स है, वो है आपका NHC। ठीक है, NHC मीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये भी क्या करेगा? फर्दर और ज़्यादा क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज करेगा या डीएनए को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और ये एक नेम है जिसको लर्न करना होगा और आपको सिंपली ये बताना होगा कि हिस्टोन ने तो डीएनए को स्टेबलाइज कर दिया, बट ये जो प्रोटीन है ये और ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रोमोसोम हो गया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमेटिन्स के बारे में। क्रोमेटिन्स में आपको मैंने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। ठीक है, और एक बार कनेक्ट कर देता हूँ मैं क्रोमेटिन्स को। क्रोमेटिन्स जो है क्रोमोसोम से जब कनेक्ट करेंगे आप, तो ध्यान देना होगा कि क्रोमेटिन्स ओनली आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? इंटरफेज स्टेज में यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो टर्म है ये यूज़ कहाँ करेंगे? एम फेज में करेंगे। ठीक है, और क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, इनका मूवमेंट ईजिली होगा, और मूवमेंट ईजिली होगा तो सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे ये। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। क्रोमेटिन्स जो हैं ये डीकंडेंस फॉर्म में है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज़्यादा ये इनके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो क्रोमेटिन से रिलेटेड है ये सिर्फ आप इंटरफेज स्टेज तक आप इसको बताएंगे। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपसे कोई ये पूछे कि क्रोमोसोम अपने सबसे शॉर्टेस्ट और कॉम्पैक्ट स्टेज में कब होता है, तो उसका आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में। और मेटाफेज स्टेज में आप क्रोमोसोम्स की प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी करना है क्रोमोसोम्स की तो आप मेटाफेज स्टेज में जब करेंगे तो आप अच्छे से उसकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, क्रोमेटिन्स पे एक इंफॉर्मेशन है, ये है कि क्रोमेटिन्स में 2 पार्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है जब क्रोमेटिन को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो या एक्सप्लेन करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये कलर बॉडीज है। क्या है? कलर बॉडी है। ठीक है, क्रोमेटिन्स में जो क्रोमा वर्ड है वो कलर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सो दैट हम बोलते हैं कि क्रोमेटिन क्या है? एक कलर फाइबर लाइक बॉडीज़ हैं जिसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है कंडेंस और दूसरा पार्ट होता है डीकंडेंस। क्रोमेटिन्स में भी कंडेंस और डीकंडेंस है, ध्यान देना होगा ये बात आपको। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन्स में भी कंडेंस और डीकंडेंस का कॉन्सेप्ट है, और विद इन क्रोमेटिन्स में भी कंडेंस और डीकंडेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप थोड़ा और डिटेल समझ लीजिए। जैसे क्रोमेटिन आपका है, तो क्रोमेटिन में जब स्टडी करेंगे तो क्रोमेटिन्स के भी 2 पार्ट हैं। एक है आपका कंडेंस्ड फॉर्म और एक है आपका क्या है? डी कंडेंस फॉर्म। जो कंडेंस फॉर्म है वो एक्चुअली में क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन्स है। इसको भी मैंने बता दिया है क्लास 11th में। जो कंडेंस फॉर्म है वो क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन्स है। और जो क्रोमेटिन्स का जो डी कंडेंस फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है? आपका यूक्रोमेटिन्स है। क्या है? यूक्रोमेटिन्स है। ठीक है, और आपको बता दूं हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली जो है ये क्या होते हैं? इनएक्टिव होंगे, और यूक्रोमेटिन्स जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के बिहाफ पे ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ये नोट कर लेना होगा आपको। ठीक है, मैंने बताया कि हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, और जो यूक्रोमेटिन्स है वो ट्रांसक्रिप्शनली जो है
ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। जब आप स्टडी करेंगे, जब आप स्टेनिंग करेंगे क्रोमेटिन्स का, तो ये आपको डेंस दिखेगा आपको, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, कंडेंस है, और ये थोड़ा सा लूजली अरेंज होगा, ये कंपैरेटिवली इससे कम कंडेंस दिखेगा। और इसका एडवांटेज इसको ये मिलता है यूक्रोमेटिन्स को, कि यूक्रोमेटिन्स को जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए जो हैं ये आपके ट्रांसक्रिप्शंस में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए डीएनए को क्या होना होता है, इसको ओपन होना होता है, और ओपन होने से पहले इसको क्या करना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से सेपरेट होना होगा, और तभी वो डीएनए ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे फिर से मैं बताऊंगा एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आज का पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। हम प्रूफ करेंगे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो है होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इनिशियल लेवल पे जब मेंडल्स या मेंडल से पहले जो रिसर्च हो रहे थे, तो हमको ये प्रॉपर ये नहीं पता था कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल। उस टाइम पे हम फैक्टर टर्म से जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करते थे, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और वायरसेस के अंदर आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, और उसके पहले मैं आपको एक रिसर्च का एक सीक्वेंस बताऊंगा। उस सीक्वेंस को आप समझने के बाद से फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप प्रूव करेंगे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट है, और इन एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सीरियस होकर पढ़ना होगा आगे के लेक्चर्स को, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं, बाय।